नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग क्लास 10th की भारतीय संस्कृत जो अध्याय है उसको देखेंगे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा रचित है। ठीक, इसके गद्यांशों पर आधारित हम व्याख्या देखेंगे, लेकिन सर्वप्रथम थोड़े कुछ मिनटों में हम इस अध्याय को देख लेते हैं। तो क्या है, कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है, जो एक दूसरे से बहुत बातों में, विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं, बिल्कुल भिन्न है। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी हैं और इतने प्रकार की हैं और इतनी गहरी नजर आएंगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती हैं। मतलब एक महाद्वीप के अंदर कई देश रहते हैं तो अलग अलग आपको दिखेगा कि इस महाद्वीप में, इस देश में यहाँ का मौसम ऐसा है, यहाँ का और भारत में आप उत्तर से, हिमालय से चलेंगे दक्षिण की तरफ कन्याकुमारी तक, आपको मौसम में ही बहुत परिवर्तन दिखेगा, लोगों में बहुत परिवर्तन। दक्षिण के लोग दूसरे जैसे आपको दिखेंगे, उनका रहन सहन, खान पान, सब कुछ, उनकी कद काठी, उनके रंग रूप, सब में बहुत अंतर दिखेगा। और उत्तर के लोगों में आपको अलग दिखेगा, पश्चिम की तरफ अलग दिखेगा, पूर्व के तरफ के लोगों का अलग दिखेगा। इतनी विभिन्नताएं हैं, फिर भी इन विभिन्नताओं के बीच एकता केवल भारत जैसे देश में ही रह सकती है, और तो आपको महाद्वीप में ही नजर आएंगे। मतलब एक में कई से जो देश होते हैं वहां पे आपको नजर आएंगे। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां एक छोर पर मिलेंगी और जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ेगा तो गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। पश्चिम यानी आप इधर गुजरात से लगाए पूर्व की तरफ जाएंगे, इधर आसाम साइड भी जाएंगे तो आप लोग को बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती, समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम जिसमें न कभी सर्दी होती है न गर्मी। आपको कन्याकुमारी, नीचे की तरफ ऊटी और इस जगह बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग होती है, वहाँ भी आप जाके देखेंगे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा मौसम होता है। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी। पश्चिम की तरफ है जैसलमेर, राजस्थान, गुजरात, ये सब, तो यहाँ पे आपको तप्त भूमि मिलेगी। और असम किधर है, पूर्व के साइड, पूर्व के तरफ, ठीक है, तो उधर आपको हमेशा वर्षा ही वर्षा मिलेगी। जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती, कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो, और न कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में न मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा मतलब वहाँ की के मौसम का, जो मौसम है वहाँ का, उसके बारे में। और क्या है बाबू? हम्म
एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे, भारतीय संस्कृति है, छोटी की मात्रा है ना, का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं। इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती रही हों, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहता है, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है, जो हम क्या कहलाएंगे? भारतीय। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यही है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं, क्या कहें हमारे कवि इकबाल? बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इसका मतलब जानते हैं? हमारे देश पे बहुत सारे लोगों ने आक्रमण किया, शासन भी किया, 100 साल तक शासन किया, फिर भी हमारी हस्ती जो है कि हम भारतीय हैं, हम भारत माता को प्रणाम करते हैं, हम सारे भारतीय भाई बहन हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ये चीज़ मिटा नहीं पाया। सदियों से दुश्मन सारा जहां हमारा, सबने दुश्मनी निभाई, लेकिन फिर भी हमारे भाईचारा को तोड़ नहीं पाया। ठीक है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से जब से शुरू हुआ आज तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य है, यह हमारा क्या है? सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल, हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमरत्व सत्य और अहिंसा की है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता। प्रजातंत्र में प्रजा का ही शासन, यानी हमारे ही वोट से सरकार बनती है, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है और यदि एक ही उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। विकास के पथ कैसे हो? अहिंसा के हों, यानी हम सबको अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार यानी मूल आधार क्या है? इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है कि तेन त्यक्तेन भुजित्था। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं।
हम सब लोग को इसका एक ही वो है कि हम सब लोग को मिलजुल के रहना चाहिए, हमको एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए और हमको समभाव रखना चाहिए, सब आपस में विरोध नहीं करना चाहिए। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है, इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया, भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया, भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने से अभिन्न भाव से मिल जाने दिया, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया। मतलब हम उस दूध की तरह हैं जिसमें पानी मिलाओ, मिलाते जाओ, लेकिन हम अपना गुण नहीं छोड़ेंगे और अपने को उनमें मिलने दिया और देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। दूसरों के हाथों और पैरों पर घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया। ये हमारा ऐतिहासिक कहा जाए कि एक बहुत बड़ी वो है कि हमने कभी भी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया, आक्रमण करके कब्जा नहीं किया। अगर हम भी चाहते तो पाकिस्तान की तरह, चीन की तरह दूसरे देश पर कब्जा कर लेते, आक्रमण कर लेते, लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। उनके हृदय को जीता और इसी वजह से प्रभुत्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बहुत अंशों में कायम है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। पहली बात तो यह कि हर प्रकार की प्रकृतिजन्य और मानवकृत क्रियाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों से आक्रांत और पद्दलित हुए। मतलब विदेशी हमारे पे क्या किए, बहुत बार आक्रमण किए। हमारे जब अंग्रेज जब आए ना, वो 1905 में ही फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई कि इस देश में जब तक हम फूट नहीं डालेंगे तब तक हम शासन नहीं कर सकते। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे अंग्रेजों ने बहुत ही हमारे समाज में बुराइयां फैलाई, लेकिन क्या है उसके बाद भी हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही। उसके बाद भी हमारी संस्कृति कभी छिन्न भिन्न नहीं हुई और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। और हमारा जो जीवन है और हमारे अंदर जो सृजनशीलता है, उसकी शक्ति को कोई भी विदेशी आतताई तोड़ नहीं पाया। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्रनाथ टैगोर यानी रविंद्र जैसे मनीषी कवि को और अरविंद घोष जो है तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन हालातों में पढ़कर जब पता है मुसीबत पड़ती है तो लोग टूटकर बिखर जाते हैं, उस समय हम और निखर कर आते हैं। ऐसे हैं हम भारतीय। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गई, जिनका सब कुछ खत्म हुआ, उस जगह भी हमने अपनी जड़ों को इतना मजबूत किया कि आज फिर हम उभर कर सनातन धर्म, भारतीय धर्म सबसे ऊपर आ गया। उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना जैसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई
जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। मतलब हमारी जो संस्कृति है ना, वो समुद्र से भी गहरी है और आकाश से भी चौड़ा, व्यापक, सर्वत्र व्याप्त जो बोला जाता है वैसे है, और चट्टानों, पहाड़ों से भी मजबूत है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह कि संस्कृति तथा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का क्या है? प्राण है। हमारे देश का प्राण क्या है? सामूहिक चेतना, यानी हम लोग जो मिलजुल कर चैतन्य पूर्वक रहते हैं, और हमारी जो सनातन धर्म, हमारी संस्कृति जो है वो ही हमारे देश का क्या है? प्राण आधार है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। भले ही हमारे देश में अनेकों धर्म हों, जगह जगह पर अनेकों, मतलब एक जगह पे कई जातियां रहती हों, लेकिन सब मिलकर ऐसा आपस में एक में बंधी रहती है, जैसे अनेक पुष्पों की माला गूंथ कर एक कर दिया जाए। जैसे हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा भाषा चाहे अनेक हो। चाहे और भी ऐसे बहुत सारे गीत बने हैं जिसको आप लोग पढ़ेंगे तो वो उसका यही मतलब है कि हम लोग भले ही अनेक संप्रदाय, विभिन्न वर्गों, जातियों में बंधे हैं, अलग अलग हैं, लेकिन सब मिलकर आपस में एक हो जाते हैं, एक में बंध जाते हैं, और क्या कहलाते हैं? हम भारतीय हैं। जहाँ उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहाँ उन सब में यह एकता है कि हम भारतीय हैं। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसीलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता थी और इसी में उनकी सफलता थी। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए, अर्थात उसके पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। मतलब व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें समाज, मतलब हर वर्ग के लोगों के लिए, पूरे समुदाय के लिए वो रहे। ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए, वैयक्तिक स्वार्थों और स्वतत्वों पर जोर न देकर वैयक्तिक कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए। मतलब हमको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पे नहीं काम करना चाहिए, हमको सबकी सेवा का ध्यान देकर सबकी, जैसे आजकल मिठाइयों में बहुत मिलावट, मतलब हर चीज़ों में इतनी मिलावट, इतने तरह के अपने स्वार्थ के लिए, अपने कमाने के लिए तरह तरह की मिलावट करके चीज़ों को बेचना है, नहीं, ये सही नहीं है, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। सबके बारे में सोचना चाहिए और हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है और परिणाम भी, यद्यपि देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों न हो, एक छोटे से उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है। वो छोटा सा उदाहरण क्या है कि एक सम्मिलित परिवार है, मतलब उसमें 2 भाई 3 भाई हैं, कई लोगों का परिवार है।
जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक वह सुख पहुंचा सके, और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन किया जा सकता है करता है। सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए कि एक रकम होती है जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो। उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए, और उपार्जन करता हो तो भी सब व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना होगा जितना कि प्रथमोक्त स्थिति में और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थिति में बराबर होगी। उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख होगा। पर इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर यह पड़ जाएगा कि पहली स्थिति में सबको जितना कमा रहे हैं उससे सबको सुख मिले, और दूसरी से क्या है कि हम अपना लाभ सोचें। तो पहली स्थिति में संघर्ष, मतलब जो पहले में सब लोग मिलजुल कर जितना कमाए सबके सुख के लिए काम करें तो उसमें कोई संघर्ष का भय नहीं। जब हम एक परिवार में रहकर केवल अपने अपने बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, संघर्ष उत्पन्न होगा, क्लेश होगा, द्वेष होगा, लड़ाई होगी और अलगाव हो जाएगा, क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा और दूसरे में संघर्ष अनिवार्य है। कोई एक करेगा, दूसरा अपने लिए जब सोचेगा और एक पूरे परिवार के लिए करेगा तो फिर संघर्ष होना ही होना है, क्योंकि प्रत्येक अपने लिए ही कर रहा है। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाएं। यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो उसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता संघर्ष, चाहे वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच का हो चाहे देश देश के बीच का हो, वर्तमान रहेगा ही। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग वासना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। देखो, नैतिक अंकुश का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग अगर पॉलीथीन का यूज कर रहे थे कि कोई सामान उसमें से न गिरे ये, लेकिन इतना अत्यधिक हो गया है प्रयोग आज के जीवन में कि उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पूरे मानव जाति का भी हो रहा है और पशुओं का भी हो रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा पूरे पर्यावरण को प्रदूषित करके रख दिया है, लेकिन फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हमको त्यागना होगा, जो खुद अपने अंदर से आना चाहिए कि हम पूरी तरह से प्लास्टिक का यूज़ नहीं करें। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद अपने तरफ से शुरुआत कर सकते हैं, इससे पूरे समाज का भला होगा। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। यानी कि भारत के हर प्रदेश में तरह तरह की भाषा जो बोली जाती है उस भाषा की साहित्य सृजन भी है। उस पुस्तकों को और प्रदेशों के लोग पढ़ें, चखा जाए, मतलब पढ़ें समझें, तो वो और सबसे ज़्यादा ना भारतीय संस्कृति या किसी भी संस्कृति को जानना है तो साहित्य को जानना है। साहित्य हमको किताबों से ही मिलेंगी, तो उसको पढ़ेंगे जब। और आज की जो युवा नौजवान लोग हैं वो पढ़ना ही नहीं चाहते, तो उधर भी हमको सबको मोड़ना है कि वो किताबें लें और उसको पढ़ें। मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारनी है। क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संघलिपि अर्थात देवनागरी में भी छपवाने का आयोजन करें।
मुझे विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत में लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों को स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। दूसरी बात यह है कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे, मतलब दूसरे भाषा को अनुवाद करके देवनागरी लिपि में करे। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यिकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। इसीलिए कहा जाता है कि कहीं की संस्कृति जाननी हो तो वहाँ के साहित्य को पढ़ो तो आप संस्कृति को जान जाओगे किसी भी देश की। ठीक है, इसीलिए जब आतताइयों ने, मुगलों ने भारत पर शासन किया, आक्रमण किया, तो सबसे पहले उन्होंने साहित्य को ही पढ़ा और हमारे तक्षशिला, नालंदा इस सब को बर्बाद कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि उसके दूसरे रूप, साहित्य संस्कृत का एक व्यक्त रूप है और दूसरा व्यक्त करने का रूप गान, गाकर, नृत्य करके, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है जो इस भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी। उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था कि गर फिरदौस बर रुए जमीनस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, मतलब यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहाँ ही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। इसलिए हम सारे लोग की ये जिम्मेदारी है कि हम आने वाले युवा पीढ़ी, आने वाले लोगों में अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श धारण करवाएं। ठीक है, और अब हम लोग रेखांकित अंशों की व्याख्या के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।